नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम फिजिक्स का एक वन शॉट्स ला रहे हैं और इसमें आपका जितना भी पीछे का टॉपिक है वो सब कवर हो जाएगा। मैंने पीछे आपको बायोलॉजी करा दिया है और बायोलॉजी का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लगभग मैंने करा दिया है और अभी जो भी बचा हुआ उसको हमने करा देंगे। अभी जो एक टॉपिक आ रहा है ये फिजिक्स में, ये जो मैं आपको बुक करा रहा हूँ ये है आपका एनसीईआरटी सार संग्रह का है। ये बुक हर किसी के पास होता है लेकिन आप इसको सही तरीके से कर नहीं पाइएगा, तो शॉर्ट वे में मैं आपको इसको वीडियो में कन्वर्ट कर दूंगा। आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखकर और एक यहीं से फिजिक्स में जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनको मैं आपको क्लियर करा दूंगा। एक और बात है, आपका जो एग्जाम डेट है वो एकदम आप मान के चलिए कि श्योर है, उसी डेट में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो आप अपने आप को उस डेट के लिए प्रिपेयर कीजिए। आगे डेट बढ़े ना बढ़े वो तो कोई नहीं जानता, वो तो आयोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट आप अपने आप को उस डेट तक प्रिपेयर करिए, अपने आप को उस तक एकदम बना लिए कि हमें बस 13 को एग्जाम देना है तो देना है। तो चलिए आज फिजिक्स का हम शुरुआत करते हैं और आप देखिएगा ऐसे वन शॉट से आपको इसको करने का मैं प्रयास कराऊंगा ताकि आपका जो भी चीज़ है वो सब धीरे धीरे कवर हो जाएगा। तो कैसे इस चीज़ों को हम लोग करना है और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए जो एक चैप्टर है यांत्रिकी, ठीक है, इस यांत्रिकी को मैंने चूज किया है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आप बस आराम से वीडियो को सुनते जाइए, आपका सब चीज कवर हो जाएगा और सेट आप जरूर लगाइए और उसका अच्छे से एनालाइज करिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग यांत्रिकी, ठीक है, यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे यह है कि प्रक्षेप गति को दीर्घतम प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न कई बार पूछे हुए एग्जाम में और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु है, अगर हमें उसे कितने डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे, ठीक है, कितने डिग्री के एंगल पर उस वस्तु को फेंकेंगे कि वो ज़्यादा दूरी तक तय कर पाएगा, ठीक है, ज़्यादा दूरी तर का जो है तो वो हो जाएगा आपका 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। अगर इस एंगल पे हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो ज़्यादा दूरी जो है वो तय कर पाएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब पीछे नाव की ओर क्रिया क्या कहलाती है। जैसे मनुष्य जो है वो नाव से कूदता है या नाव को जिसे खेता है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, तो क्रिया पर क्रिया होती है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, क्रिया पर क्रिया होती है, जो वो नाव पीछे जाती है और व्यक्ति कहाँ जाता है, आगे जाता है, ठीक है। तो ऐसी बस आप इसको देखते चलिए। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो किसके बराबर होता है, तो वो बल के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है, ठीक है। आगे है कि न्यूटन का प्रथम नियम किसे कहा जाता है या किसको परिभाषित करते हैं, इस बात को बताइएगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई वस्तु है और वो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य ना करे। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था और इन्होंने गैलीलियो के समान में ही उसे गैलीलियो का प्रथम नियम भी कहा था और इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत, ठीक है, जो किस पर आधारित है। जो वॉशिंग मशीन होता है, ठीक है, जो कपड़े धोने वाला वॉशिंग मशीन होता है, वो बोलता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे। सब महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से सुनते जाइए। अपकेंद्रीय बल पे वो कार्य करता है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न ये कह रहा है, देखिए कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ चलना कठिन क्यों होता है। कह रहे कि सड़क पे जब हम चलते हैं उसके अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन क्यों होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क अपेक्षा घर्षण जो होता है कम होता है। फ्रिक्शन अगर कम होगा तो चलने में हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो बर्फ में घर्षण क्या होता है, कम होता है। चलिए आपको शॉर्ट वे में मैं समझा देता हूँ न्यूटन जो लॉ है, ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखिएगा। न्यूटन लॉ क्या कहता है समझिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में बना रहना चाहती है जब तक कि कोई इस पे बाहरी बल कार्य न करे, तो इसी को न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहा जाता है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पे लगाए गए बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पे लगाए गए बल के समानुपाती होती है और यहीं से F बराबर, ठीक है, ए में जो ये फॉर्मूला है वो यहीं से सिद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, F बराबर ए में। आगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ को आपको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड लॉ क्या होता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जब हम किसी वस्तु पे जितने बल से जितने फोर्स लगाएंगे वो वस्तु भी हम पे उतना ही क्या रिएक्ट करके फोर्स लगाएगी। ये न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है, क्रिया प्रतिक्रिया कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जिस पे रॉकेट जो है ना वो उड़ता है, वो इसी सिद्धांत पे रॉकेट उड़ता है।
आगे देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण से आप क्या आशय हैं, ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, भी प्रश्न पूछ सकता है कि स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं, ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो ऊर्जा का ना तो नाश हो सकता है और ना ही इसका निर्माण हो सकता है, अर्थात ऊर्जा जो है वो अनश्वर होता है, ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है, बात को आप ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। कह रहा है कि अंतरिक्ष से कोई पिंड गिर रहा है और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो जल जाता है। तो अंतरिक्ष से अगर कोई चीज गिर रहा है और जैसे ही वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो होता क्या है कि वायुमंडल में वायु है और वायु से वो घर्षण करता है और घर्षण करने के कारण ही उसमें क्या होती है, आग पकड़ लेता है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, घर्षण के कारण उसमें आग लग जाता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति, ठीक है, ग्रहों द्वारा सूर्य का जो परिक्रमण में प्रभाव करता है वो कौन सा बल कहलाता है, तो अवकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है वो, अवकेंद्रीय। यानी देखिए यहाँ ये हो गया और इसके चारों ओर ऐसे 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 घूम रहे थे, कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय बल है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना, ठीक है, दूध जब हम लोग मथते हैं तो उसके मथने के पश्चात दूध से जो पृथक हो जाना, ये भी किसका कारण, तो भी है किसका, अपकेंद्रीय बल का, ठीक है, अपकेंद्रीय बल का भी है जो दूध मथते हैं हम लोग, ठीक है। आगे है कि वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि वायु की जो ऊर्ध्वाधर गति होती है, ठीक है, ऐसे ऊर्ध्वाधर जो गति होती है इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वायु प्रक्षोभ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मैंने आपको बताया रॉकेट अगर बोला जाए कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी कार्य करेगा और न्यूटन थर्ड लॉ, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आपको बात ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये प्रश्न पिछले बार ही पूछा गया था, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में ये प्रश्न पूछा गया था कि किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होता है। दरोगा में भी ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, और बिहार पुलिस में भी प्रश्न पूछा गया। आपको लग रहा है कि बहुत छोटे से ऐसे शॉर्ट वन में करा रहे सर, बट ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। संवेग कह रहा है कि संवेग के, ठीक है, और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होता है, तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, द्रव्यमान, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। त्वरण ज्ञात करने के लिए, ठीक है, त्वरण ज्ञात कर रहा है v बराबर u प्लस क्या होता है at, v बराबर u प्लस क्या होता है 80, ये गति का प्रथम नियम है, भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये सेकेंड लॉ है, ठीक है, सेकेंड नियम है गति का। और थर्ड क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड है, ठीक है। एक और आपको हम बात समझा रहे हैं, यहाँ से देखिए, v बराबर u प्लस 80, ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड हो जाएगा आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर, ठीक है, u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, और v बराबर u प्लस 80, ठीक है, और s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ से एक प्रश्न क्या पूछा आपसे, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैंने वन शॉर्ट्स में समझाया भी है। पूछा कि जो गति का प्रथम नियम है ये द्वितीय नियम और ये क्या है, तृतीय नियम है। अब बोला कि प्रथम नियम किसके किसके बीच में संबंध बताता है, ठीक है, किसके किसके बीच में संबंध बताता है, तो ये बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है और जो लास्ट वाला है, ठीक है, ये दोनों संबंध बताता है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाला क्या बताता है, संबंध। इस सबको खत्म करिए, फर्स्ट लास्ट, ये वेग और ये क्या है, समय, इसके भी संबंध बताता है। ये आपका विस्थापन हो गया और ये आपका समय, इसके भी संबंध बताता है। और ये आपका वेग और ये आपका विस्थापन, इसके भी संबंध बताता है। तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गति का पहला नियम तो वेग और समय के बीच, दूसरा विस्थापन और समय के बीच, तीसरा वेग और विस्थापन के बीच। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे पूछा है जो आपको मैंने समझा दिया। आगे देखते हैं, तेल के अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा, तेल का, ठीक है, क्या होगा, मुख्य पृष्ठ कैसा होगा, बोल रहा है कि मुख्य पृष्ठ कैसा होगा, तो परवलयीय होगा। देखते हैं अपना कैसा परवलयीय होता है, तब तो वो जा पाता है, तो ऐसा परवलयीय होता है, भी ध्यान रखिएगा। एक समान वृत्तीय गति त्वरण सदैव क्या होती है, तो उपस्थित रहती है। एक समान अगर वृत्तीय गति होगा तो त्वरण सदैव क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो क्या होता है, घर्षण, फ्रिक्शन होता है, जिसके चलते हम किसी वस्तु पर लिख पाते हैं, वरना हम नहीं लिख पाते। घर्षण के कुछ उदाहरण, मतलब जिस अगर आप देखते हैं यहाँ पे कि गति का प्रथम नियम से कुछ उदाहरण है,
गाड़ी के चलते समय, देखिए यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि गाड़ी के चलते समय, ठीक है, उस पर जो बैठा व्यक्ति है वो एकाएक क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। मतलब गाड़ी क्या होती है, जो जड़त्व जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है विरामक का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व, ठीक है। तो विरामक जड़त्व क्या होता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है और एकाएक हम उसको गति में लाएंगे तो वस्तु क्या होगी, आगे की ओर झुक जाएगी। अगर कोई वस्तु गति में है, एकाएक विराम लाएंगे तो पीछे की ओर झुक जाएगी। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। पेड़ से फल को टूटकर गिरना, वो भी क्या होता है, एकाएक को विराम में रहता है और एकाएक को हमको गति मिला देते हैं, तो वहां पर भी हो जाता है। कपड़े से किसी वस्तु को, जिससे मान लो दरी है, उसको कपड़े से पीटेंगे तो उससे गर्दा निकल जाता है, क्योंकि पहले रहता है विराम में और एकाएक उसमें क्या लेते हैं, गति मिला देते हैं। तो ये सब इसके उदाहरण है। द्वितीय यह है कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे को क्यों खींचता है, ताकि वो उसको संवेग को ना कम कर पाए और उसे चोट भी ना लगे, इसलिए वो पीछे को खींचता है, भी आपको ध्यान रखना है। और बंदूक से निकलती गोली, जब बंदूक से मारते हैं तो जितनी तीव्र गति से गोली आगे जाती है उतना ही तीव्र गति से वो हमें पीछे भी धक्का देती है। तो न्यूटन का क्या हो जाएगा, थर्ड लॉ हो जाएगा, जिससे रॉकेट के वायु में गति, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण से आप क्या सर, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सरल आवर्त गति, ठीक है, सरल आवर्त गति जो है, सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है, के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है, तो प्रत्यस्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है, बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो सरल आवर्त गति उसमें प्रत्यस्था और जड़त्व दोनों की जरूरत होती है। अगला यहाँ पे प्रश्न ये है कि कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। कमानी तुला समझ रहे क्या होता है, जो बड़ी बड़ी वस्तुओं को ना तौलने के लिए याद हो, मतलब किया जाता है। एक नीचे में से स्प्रिंग लगा होता है, ऐसे देखिए नीचे में यहाँ से ऐसे स्प्रिंग लगा होगा, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे होगा और ऊपर से ऐसे होगा, ठीक है। और इसको बड़ी बड़ी वो जैसे दरवाजा हो गया, इसको तौलने के लिए एक कमानीदार तुला का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे मीटर लगा होता है और ये रीडिंग बताएगा, ठीक है। और यहाँ से वस्तु को यहाँ से टांग दिया जाता है इसमें लगाकर, तो ये कमानीदार तुला। तो ये किसके नियम काम करता है, हुक के नियम पर। हुक जैसा है ना ये, तो याद रखिए आप, हुक के नियम पे काम करता है। बहुत यहाँ से बात ध्यान रखना है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसको उतनी ही दूरी रोकने के लिए ब्रेक लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि एक कार की गति को दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, तो कितना ब्रेक लगाना पड़ेगा, दोगुनी करेंगे तो रोकने के लिए उसका 4 गुना ब्रेक लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, 4 गुना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उतना फोर्स उसे लगाना पड़ेगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए यहाँ से एक और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इसको मैं एक कंसाइजली में पूरे आपको पीडीएफ में अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। प्रथम द्वितीय और तृतीय उत्तोलक आते हैं, बट आप यहाँ पे एक शॉर्ट में याद रखिए कि जो कैंची होता है, हैंड पंप होता है, साधारण तुला है, प्लास है, ये सब क्या होते हैं, प्रथम उत्तोलक ही हैं, ठीक है। क्या है, प्रथम उत्तोलक। सरौता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन और स्टेपलर, चिमटा और मनुष्य का हाथ, ये सब आपका तृतीय में है। सरौता, नींबू निचोड़ने वाली सब द्वितीय में है, और स्टेपलर, चिमटा, ये सब मनुष्य का हाथ तृतीय में। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। पेचकस के द्वारा पेंच घुमाने एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जा से दूर लगाना, ये क्या होता है, बल आघूर्ण होता है, भी ध्यान रखिएगा। जैसे नट होता है ना, ऐसे नट, उसमें हम लोग ऐसे नट को कसते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे नट को हम यहाँ पे कस रहे हैं, ठीक है, तो बोलता है यहाँ पे कौन सा लगता है, कौन सा बल लगता है, तो यहाँ पे बल आघूर्ण लगता है। क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो यहाँ से देखिए आपका जो मैंने यांत्रिकी था, उस यांत्रिकी को लगभग मैंने आपको कवर कर दिया, ठीक है। अच्छे तरीके से यांत्रिकी देख लीजिएगा, और फिर जितना इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा मैं पूरा आपको ऑब्जेक्टिव इसका कराऊंगा, ठीक है। आपको वन लाइनर मैंने इसको समझा दे रहा हूँ। इसके बाद अगला देखिए, यहाँ से ग्रेविटी से भी बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैं आपको ग्रेविटी भी आज करा दे रहा हूँ, ये भी देख लीजिए। पृथ्वी पर प्लायन वेग कितना है, ठीक है। प्लायन वेग मतलब ये होता है कि मान लीजिए, मतलब एक ऐसा वेग, यहाँ से हम वस्तु को फेंकें, ठीक है, वस्तु को हम फेंकें तो किस वेग से हम वस्तु को फेंके कि वो ये अंतरिक्ष को पार करके चला जाए, ठीक है, उसी को प्लायन वेग कहा जाता है। यानी अंतरिक्ष को पार करके चला जाए, दोबारा लौट कर नहीं आए, तो वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस वेग से आप किसी वस्तु को फेंक देते हैं तो वो अंतरिक्ष को पार कर जाएगा और दोबारा लौट कर नहीं आएगा। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेव छोड़ दिया जाए तो उसकी गति क्या होगी। कह रहा है कि अंतरिक्ष यान जो है चक्कर लगा रहा है और उसे एक सेव छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगी गति, तो वो उसी के साथ ना घूमना शुरू कर देगी, वो भी उसी के साथ क्या हो जाएगी, गतिमान हो जाएगी। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री निर्यात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते। कह रहे कि अंतरिक्ष यात्री निर्यात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते।
कोई भी वस्तु है, जैसे हम लोग यहाँ पे सीधे खड़े क्यों हैं, क्योंकि एक पृथ्वी है, ग्रेविटी है, वो फोर्स लगा रही है अपनी ओर ताकि हम अच्छे से यहाँ पे खड़े हैं। अगर यहाँ से ग्रेविटी को खत्म कर दिया जाए तो यहीं पे हम लोग हवा में तैरना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पर भी ग्रेविटी सी मतलब नहीं है, गुरुत्वाकर्षण वहाँ पे नहीं है, बल नहीं है, जिसके चलते हम लोग वहाँ पे अच्छे से खड़ा नहीं हो सकते हैं, डोलते रहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अब केंद्रीय बल के प्रभाव के कारण ही नहीं गिरते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। एक भू उपग्रह है और आप समझ रहे सैटेलाइट जो होता है वो किसके चलते, ठीक है, जिसको जियो सैटेलाइट बोलते हैं, वो किसके चलते घूमते रहता है, तो अब केंद्रीय बल के कारण, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब केंद्रीय बल के कारण वो घूमते रहता है। आगे है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से क्या है, कम है। चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, कम है, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। भारहीनता की स्थिति, ठीक है, किस कारण होती है, कह रहा है कि भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है, तो जब गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य हो जाएगी तो भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। अगर गुरुत्वाकर्षण होगा ही नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, भारहीनता देखने को हमें मिलेगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक लकड़ी है, झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, ठीक है, एक लकड़ी है और झूला झूल रही है, और देखिए यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, देखिए क्या है प्रश्न, उस लड़की के खड़े हो जाने पर, कह रहा है कि जब वो लड़की खड़े हो जाएगी तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो टाइम पीरियड उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब लड़की का क्या हो जाएगी, खड़े हो जाएगी, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण, ठीक है, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, ध्यान रखिए, गर्मी में क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, जबकि शीतकालीन में क्या हो जाती है, तीव्र होती जाती है। शीतकालीन में वो तीव्र हो जाती है और गर्मी में क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी, ठीक है, कह रहा है कि हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार को, ठीक है, और एक समान ऊंचाई से गिराया जाएगा तो क्या होगा, तो अगर वायुमंडल में गिराया जाएगा, हवा में गिराया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जो ज़्यादा भारी होगा वो पहले गिरेगा और जो कम भारी होगा वो लेट से गिरेगा। यानी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक है, लकड़ी गेंद क्या होगी, बाद में गिरेगी। एक बार फिर से प्रश्न देख लीजिए, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगा, तो लकड़ी की गेंद बाद में, सही बात है, लकड़ी गेंद क्या होगी, बाद में गिरेगी, और लोहे का जो गेंद है वो क्या हो जाएगा, पहले गिर जाएगा। लेकिन यहीं पे एक प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा हुआ था या हर जगह पूछा हुआ था, लग रहा है कि आसान टॉपिक है, पूछा हुआ था कि मान लीजिए लोहे का ही गेंद है और एक लकड़ी का गेंद है और हवा में निर्यात हो, क्या हो, हवा वहां पे है ही नहीं, तो जब निर्यात में उसको गिराया जाएगा तब कौन गिरेगा, तो याद रखिएगा अगर उसको निर्यात में गिराया जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर उसको निर्वात में गिराया जाए तो जो दोनों सेम गिरेगा, क्योंकि निर्वात मतलब कोई प्रतिरोध नहीं है, तो जब कोई प्रतिरोध नहीं है तो दोनों क्या होगा, सेम गिरेगा, ये भी बात आपको ध्यान जरूर रखना है। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तब एक समान आकार की लकड़ी हो, लोहा हो, मोम, कुछ भी हो, मैंने बोला ना, और किसी भी ऊंचाई से गिराइए, समान ऊंचाई से गिराइए, वो एक साथ गिरेगा, ये बात आप ध्यान जरूर रखिएगा। आगे कि पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है, कह रहा है कि पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है, तो पृथ्वी का जो ध्रुव होता है, ठीक है, तो ध्रुव पे उसका भार क्या होता है, अधिक होता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण, ठीक है, ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा और इसलिए ध्रुव पर उसका भार पृथ्वी के किसी अन्य स्थान से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि ध्रुव है तो ज्यादा ही ना भार वहां पे होगा, इसलिए उसका क्या होगा, मान ज्यादा हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये सब देखिएगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है, ठीक है, कह रहा है कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कम महसूस होता है। आप खुद यू जस्ट बी अमेजिंग, आप अमेजिंग कर सकते हैं कि आप देखिए जब आप लिफ्ट में खड़े होते हैं और लिफ्ट क्या होता है, जब ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि भार क्या है, ज़्यादा है, और जब लिफ्ट क्या होता है, नीचे आता है तो सनाक से एकदम शरीर में लगता है एकदम कुछ है ही नहीं शरीर में। तो जब एक समान त्वरण से लिफ्ट क्या आ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो भार क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जब लिफ्ट नीचे आएगी तो भार क्या लगेगा, कम लगेगा। दोस्तों आप एक बार अच्छे तरीके से सुन लीजिए, केवल बस सुन लीजिए, आपके पूरे माइंड में ड्रिल्ड हो जाएंगे, ठीक है, और मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ना, आप खुद सब क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है।
तो बताइए क्या होगा, यहाँ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि लिफ्ट में भार हमें अधिक कब होगा, तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगी। भार कम कब होगा, लिफ्ट जब क्या आएगी, नीचे आएगी। और भार शून्य कब हो जाएगा, ये भी तो पूछ सकता है कि भार हमें शून्य कब महसूस होगा, तो एकाएक लिफ्ट जब क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो जब लिफ्ट एकाएक टूट जाएगी तो भार हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अधिक कब होगा, ऊपर जाएगी। कम कब होगा, नीचे आएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है भूत तुल्यकारी उपग्रह के, ठीक है, परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। कह रहा है कि भूत तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, तो 24 घंटा होती है। बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, आगे है देखिए यहां से कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए, कह रहा है कि पृथ्वी से ग्रेविटेशनल फोर्स ही खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। तो पृथ्वी पर स्थिति वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आप पहले भी जानते हैं कि भार बदलता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। अगर 50 केजी का मान लीजिए वस्तु है, उसे चंद्रमा पर भी ले जाइएगा तो उसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान 50 केजी ही रहेगा। ये बात आप जरूर ध्यान रखिए। आपको मैं इमेजिन करा रहा हूँ, आप जरा सोचिए कैसे होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप सपोज कीजिए कि ये एक कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वो क्या है, ये वस्तु है। अगर इस वस्तु ये वस्तु है 5 केजी, कितनी की है ये, 5 केजी की। अगर इस वस्तु को आप एक उंगली से टांग रहे हैं, ठीक है, एक उंगली से उठा रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा भार ज़्यादा महसूस होगा। फिर 2 से उठाइएगा, 3 से उठाइएगा, 4 से, फिर 5 उंगली से आप उठाइएगा तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा हल्का लगेगा। और इसे उठाकर आप अपने सर पर रख लीजिए, वो आपको और हल्का लगेगा। क्या आप सोचिए, वो 5 केजी से सर पर रखे तो 2 केजी की हो गई है, नहीं, वो वस्तु है 5 केजी की, बट उसके भार में चेंजिंग हो रहा है, द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6। मैंने बोला ना आपको, जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर कोई वस्तु है जिसका मान लीजिए कि भार है, मान लीजिए आपको हम कह रहे हैं 36 केजी, कितना है, 36। आप बोलेगा इसका भार बताइए, इसका भार बताइए चंद्रमा पर कितना होगा, तो 1/6 होता है, तो 6 केजी हो जाए, कितना हो जाएगा, 6 केजी, 6 न्यूटन कर लीजिए, भार न्यूटन होता है, क्या हो जाएगा, 6 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन बोलेगा इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो उतना ही रहेगा, 36 रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है। पीसा के झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है, अमेजिंग बात है, पीसा के झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है, इसका कारण क्या है। तो गुरुत्व से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के वो अंदर रहता है, ठीक है, ऐसे अंदर रहता है ऐसे, इसलिए वो झुकी हुई है, गिरती नहीं है। बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई वस्तु है और ऊपर से गिराई जाती है तो बताइए उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा, क्या रहेगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, ठीक है, जब कह रहा है कि हम भूमध्य रेखा से किधर आते हैं, ध्रुव की ओर आते हैं, ठीक है, जो भूमध्य रेखा है इसे किधर आते हैं, ध्रुव की ओर आते हैं, ठीक है, ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए आपको समझा रहे हैं, सपोज कि ये है, ठीक है, और ये हमारा हो गया भूमध्य रेखा, क्या होगा हमारा, ये भूमध्य रेखा, और इस हम किधर आ रहे हैं, ध्रुव की, ध्रुव तो ये ना, यहाँ नीचे ध्रुव की आ रहे हैं। तो बताइए जब नीचे आएंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, ऊपर जाए तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। तो जी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। चक्रीय झूला, ठीक है, चक्रीय जो झूला झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है, ठीक है। तो चक्रीय झूला झूलते समय लगता है बाहर की ओर फेंका जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब केंद्रीय बल वहां पे कार्य करता है। क्या करता है, अब केंद्रीय बल, तो भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे है कि विभिन्न द्रव्यमान वाले 2 पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, ठीक है, अलग अलग द्रव्यमान के हैं। तो कह रहा है कि एक साथ किसी इमारत से गिराया जाता है, दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। कह रहा है कि विभिन्न द्रव्यमान, ठीक है, विभिन्न द्रव्यमान 2 पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहुंचेगा, ठीक है। तो दोनों एक साथ, क्योंकि अगर समान भार के हैं तो एक ही साथ पहुंचेंगे, ठीक है, अगर विभिन्न भार के तो अलग अलग पहुंचेंगे, ठीक है, गलत बोल रहा है। अगर वहाँ पे वायुमंडल में अगर निर्वात होता तब तो एक साथ गिरते, निर्वात नहीं है तो जो ज़्यादा भार होगा वो पहले गिरेगा, जो कम भार होगा वो क्या होगा, लेट से गिरेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण क्या है, करे गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में क्या है, ये भी बात आप समझिएगा। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कथाओं में सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो सूर्य की जो ग्रह है जो इसके परिक्रमा करते हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण के चलते बंधे होते हैं और इसको क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। एक निश्चित कक्ष में पृथ्वी की क्या करते हैं, वो परिक्रमा करते हुए, ध्यान रखिएगा। सूर्य और चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आंतरिक क्रिया के कारण ही
पृथ्वी पर स्थित समुद्र में क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि बताइए ज्वार भाटा क्यों आता है, तो किसके चलते, गुरुत्वाकर्षण के चलते। किसके चलते आता है, गुरुत्वाकर्षण के चलते, ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम, ठीक है, जी का प्रतिपादन किसने किया था, तो सर आइजक न्यूटन ने किया था। कौन किया था, सर आइजक न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको दो टॉपिक आज महत्वपूर्ण क्लियर करा दिया, ठीक है। एक इसमें आपका था पहला यांत्रिकी और दूसरा मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण करा दिया, और दो वीडियो में मैंने लगभग आपको पूरा टॉपिक में आपको सही तरीके से एकदम कंसाइजली वे में करा दूंगा। तो आप इन सभी टॉपिक को अच्छे तरह से जरूर देख लीजिएगा, वन शॉट्स में सुन लीजिएगा, और इसके बाद आप अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। मैं आपको बताऊंगा और कैसे चीज़ों को और कंसाइजली में और सही तरीके से हम लोग इतने जल्दी में अपने रिजल्ट को कंफर्म कर पाए। जय हिंद।